Good morning, students. Today we are going to start the chapter of Geography, Lifelines of National Economy. This is the last chapter of Geography in which we try to understand that how the lifelines play important role, vital role in the national economy. So first of all, you should know the meaning of national economy. You know that national economy means it depends on production and consumption. Production of different kinds of goods and services, and consumption also of goods and services. So for production and consumption, what is the most important thing? आप डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, उनमें से ओनली कुछ चीजें ही आपके घर के आसपास अवेलेबल हो पाती होंगी. इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ अ फ्यू थिंग्स माइट बी देयर इन योर सराउंडिंग्स. आपके घर के आसपास में कुछ ही चीजें बनती हों, लेकिन आप सभी चीजों का यूज करते हैं. वॉट एवर यू नीड यू परचेज फ्रॉम द मार्केट, राइट? द थिंग्स आर अवेलेबल which are not produced in your locality, in your area, that is also available in the market. ठीक है. और जो चीजें इसी तरह से जो हमारे स्टेट में नहीं मिलती हैं, वो चीजें भी हमारी मार्केट्स में होती हैं. जो हमारी कंट्री में नहीं होती हैं, वो भी हमारी मार्केट्स में आ जाती हैं. हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ये चीजें पॉसिबल होती हैं ट्रांसपोर्ट से, राइट? सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, transport and communication are the main factors of national economy, और इसलिए हम इनको lifelines of national economy कहते हैं. because transport plays very important role to supply the goods and services from the supply location to demand location, right? तो ट्रांसपोर्ट के बिना आप जिन चीजों का यूज कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं थी कि आपके पास पहुंच जाए. ये चीजें कैसे पहुंची आपके पास? जो वेजिटेबल्स आपके एरिया में नहीं उगाई जाती हैं, वो भी आपके आसपास की सब्जी मंडी में अवेलेबल होती हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट? क्योंकि वो उस जगह से जहां पे प्रोड्यूस होती है, वहां से लेके जहां जहां उसकी डिमांड होती है वहां पे पहुंच जाती हैं, राइट? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एज वेल एज कम्युनिकेशन ऑल्सो इन दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट बोथ ऑफ द थिंग्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. अब ये चीजें जो सप्लाई होती हैं, ये किस तरह से होती हैं? द इंपॉर्टेंट रोल इज बीइंग प्लेड बाय द डोमेन्स ऑफ द अर्थ, लैंड, वाटर एंड एयर. लैंड, वाटर एंड एयर. तो इसी तरह से ट्रांसपोर्ट भी इन्हीं डोमेन्स पे होता है, लैंड, वाटर एंड एयर. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट कि भाई ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कितने टाइप से होता है. ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. हम इसको क्लासिफिकेशन ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर, लैंड, वाटर एंड एयर. ये तीनों टाइप के डोमेन जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं. अब इसमें सबसे पहले देखते हैं इनके टाइप्स. इट मींस क्लासिफिकेशन ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. क्लासिफिकेशन में अगर देखेंगे तो लैंड में जो है तीन टाइप के आते हैं. सबसे पहले आता है रोडवेज, दूसरा आता है रेलवेज, एंड थर्ड वन इज पाइपलाइंस. इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम चैप्टर में आगे. रोडवेज आपको पता है सड़कें बनती हैं. रेलवेज, रेलवे ट्रैक्स पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है रेल विद द हेल्प ऑफ द रेलवेज. पाइपलाइंस जो पाइप से, जैसे नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इस तरह के जो लिक्विड और गैसियस फॉर्म में जो मटेरियल होता है दैट इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइंस, राइट? इसी तरह से वाटरवेज जो होते हैं वो इनलैंड वाटरवे होता है. अगर आप इसका देखेंगे तो इनलैंड एंड ओवरसीज. ओवरसीज का मतलब होता है इंटरनेशनल, जो हमारा समुद्र से व्यापार जुड़ा हुआ है, समुद्र से जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम ओवरसीज ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ओवरसीज वाटरवेज बोलते हैं. और इनलैंड मतलब विद इन द कंट्रीज, ऑन द रिवर्स एंड ऑन द बिग कैनल्स. ये जो
हमारा कंट्री के अंदर ही रिवर्स के थ्रू और इसके थ्रू जो है जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज नोन एज इनलैंड वाटर वेज। अंडरस्टैंड? तो ये वाटरवेज हो गया। इसके बाद एयरवेज। एयरवेज भी बेसिकली दो टाइप का होता है, एक डोमेस्टिक विद इन द कंट्री फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी यूज एयरवेज, राइट, एयरप्लेन्स, एंड इंटरनेशनल, right? So in this way we can divide airways in two parts, domestic and international airways. इंटरनेशनल में जैसे आपने IGI से आप चले गए यूएस से, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे चले गए, इसी तरह से आप दूसरी कंट्री में कहीं भी जाते हैं तो आप इंटरनेशनल एयरवेज का यूज करते हैं। डोमेस्टिक का मतलब होता है कि अगर आप दिल्ली से बेंगलोर गए हो, दिल्ली से आप भुवनेश्वर गए, दिल्ली से गुवाहाटी गए, ये होता है हमारा डोमेस्टिक एयरवेज। अंडरस्टैंड? तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है इसका मेन क्लासिफिकेशन आ गया लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। नाउ विल डिस्कस अबाउट these means of transportation in detail. So first start roadways. First we'll discuss about transport and number one is roadways, right? As we have discussed that land transport of two types, roadways and railways. So we'll compare first roadways and railways, right? And after that we will discuss about the types of roads, right? Roadways or classification of roadways. India has one of the largest network of roadways in the world and aggregating length of 56 lakh kilometer, about 56 lakh kilometer of main roads, right? But in India railways also is very expanded, having very expanded form, लेकिन रोडवेज जो है वो रेलवे से ज्यादा इंपोर्टेंट माना जाता है। रोडवेज जो है वो क्यों इंपोर्टेंट माना जाता है रेलवे से, यहां पे कुछ पॉइंट्स है, इनको हम डिस्कस करते हैं। व्हाई रोडवेज इज कंसिडर्ड मोर इंपोर्टेंट देन रेलवेज। सबसे पहला पॉइंट है लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। रेलवेज के कंपैरिजन में जब आप रेलवे ट्रैक बिछाते हैं तो उसमें ज्यादा खर्चा आता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आयरन लगता है और साथ में उसमें जो जो मटेरियल होता है वो भी लगता है और डिफरेंट टाइप्स के अदर कमोडिटीज लगते हैं, जिससे कि उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। और दूसरी बात कि उसको प्लेन करना पड़ता है, राइट? रेलवे जब भी आप ट्रैक बिछाते हैं तो वो प्लेन जो है एरिया पे ही आप उसको ले डाउन कर सकते हैं। बट रोडवेज हैज द लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि रेलवेज के मुकाबले में ये कम खर्चे में सड़कें बनाई जाती हैं। सो इट इज इंपोर्टेंट, मोर इंपोर्टेंट देन रेलवेज बिकॉज इट हैज लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, राइट? समझ में आ गया होगा। सेकेंड, कैन ट्रेवर्स डिसेक्टेड टोपोग्राफी। डिसेक्टेड और अनडुलेटिंग टोपोग्राफी का मतलब होता है उबड़ खाबड़ जगह होती है, राइट, जहां पे रेलवे ट्रैक बिछाने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इन दैट एरिया रोडवेज कैन ले डाउन इजिली, कैन बी कंस्ट्रक्टेड इजिली इन द ट्रेवर्स डिसेक्टेड टोपोग्राफी और अनडुलेटिंग टोपोग्राफी, जैसे माउंटेनियस एरिया होता है, राइट, और बहुत ज्यादा डेजर्ट एरिया होता है, तो वहां पे ट्रैक्स बिछाने में दिक्कत आती है क्योंकि जो जमीन होती है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है। इसके बाद थर्ड, कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स, यानी कि बहुत ज्यादा स्लोपिंग एरिया होता है वहां पे रेलवे ट्रैक्स इम्पॉसिबल होता है। फॉर एग्जांपल इन हिमालयाज देयर इज नो रेलवे, इन अरुणाचल प्रदेश, इन सिक्किम, राइट, बहुत ही कम एरिया में जहां पे प्लेन एरिया है वहां पे रेलवे ट्रैक बिछाए जा सकते हैं। लेकिन माउंटेनियस एरिया में जहां पे हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स होता है वहां पे रेलवेज पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन रोडवेज पॉसिबल होता है। सो रोडवेज कैन नेगोशिएट विद हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स लाइक इन माउंटेनियस एरियाज इन हिमालय एंड इन अदर माउंटेनियस इन सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, राइट, नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। In northeast there are so many roads are there and the length of roadways is much higher than railways, क्योंकि वहां पे प्लेन एरिया बहुत कम है। अगर आप असम के कुछ एरियाज को छोड़ देंगे तो रेस्ट ऑफ द एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट मीन्स आर हैविंग द रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन, दे आर डिपेंडेंट ऑन रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन, नॉट रेलवेज। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में इकोनॉमिकल है, यानी कि कुछ चीजें ले जानी हो तो रोडवेज जो है वो बेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कुछ ही लोग जा रहे हैं कहीं पे तो उनके लिए भी रोडवेज बेस्ट होता है, और छोटे छोटी दूरी शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए भी रोडवेज काफी इंपॉर्टेंट है। आप शॉर्टर डिस्टेंस के लिए रेलवेज नहीं चला सकते हैं, राइट, स्पेशली कुछ लोगों के लिए एक ट्रेन नहीं चल सकती है,
थोड़े से सामान के लिए ट्रेन नहीं चल सकती है, लेकिन थोड़े से सामान, थोड़े से लोगों के लिए और शॉर्टर डिस्टेंस के लिए रोडवेज इज पॉसिबल, राइट? सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। डोर टू डोर सर्विस, अब आप कहीं पे जा रहे हैं, आपका घर जो है सड़क पे है, तो बस में आ रहे हैं, आप बस वाले को बोलोगे भैया रोक दो, तो वहां पे वो रोक सकता है। डोर टू डोर सर्विस जो है वो रोडवेज आपको प्रोवाइड करता है। आपके घर तक रोडवेज जो है वो अवेलेबल होता है, लेकिन ट्रेन या रेलवे नहीं होता है, राइट? सो इन ऑल द सिटीज, इन ऑल द टाउन्स, इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस, they are connected with the roads, so it provides door to door services, right, for transportation. तो इसलिए it is more important than railways. Next one is feeder to other modes of transport. अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं? चाहे वो एयरवेज है या वाटरवेज है या आपका रेलवेज है, तो जितने भी दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनके लिए रोडवेज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट द हेल्प ऑफ रोडवेज you cannot have the transportation, right, by using other modes of transportation. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहेंगे नहीं मैं रोडवेज का यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास हेलीकॉप्टर है, राइट, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रोडवेज की जरूरत पड़ेगी। आप कहेंगे मैं रोडवेज की मुझे जरूरत नहीं है बिकॉज आई ऑलवेज ट्रांसपोर्ट इन एयरवेज, राइट, लेकिन आप एयरपोर्ट पर पहुंच, क्योंकि एयरवेज जो है वो आपके घर तक नहीं आ रहा है, आपको एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए किसकी हेल्प चाहिए? रोडवेज की हेल्प चाहिए। इसी तरह से आप कहेंगे नहीं मैं तो ट्रेन का यूज करता हूं हमेशा, राइट, लेकिन आपको रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के लिए भी रोड्स की आवश्यकता पड़ती है। यू विल नीड द रोडवेज, देन यू विल बी एबल टू रीच टू द रेलवे स्टेशन। तो इसलिए रोडवेज इज फीडर, राइट, टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज इन कंपेरिजन ऑफ रेलवेज। एंड नाउ we will discuss about the classification of roadways in India. Dear students, now we'll discuss about classification of roadways. On the basis of their capacity, roadways can be divided into 6 parts in India. These 6 parts are: number 1, golden quadrilateral super highways. These are the 6 lanes projects connecting 4 metro cities or metropolitan cities of India. Clear? And these highways are maintained and constructed by NHAI, National Highway Authority of India, NHAI. The major project is there connecting 4 metro cities: Delhi, Mumbai, Chennai, Mumbai to Chennai, Chennai to Kolkata, and Kolkata to Delhi. This is known quadrilateral super highways. Quadrilateral. Delhi to Mumbai NH8, Mumbai to Chennai NH4, Chennai to Kolkata NH5, and Kolkata to Delhi NH2. In this way you have to remember the connection between 4 metro cities, golden quadrilateral super highways. These are the projects of 6 lanes roads, right? 6 lanes super highways. 2 corridors are there. One from north to south. This corridor is known as from Srinagar north south corridor to Kanyakumari. Srinagar to Kanyakumari. One east west corridor. It is known as east west corridor from Porbandar in Gujarat and Silchar in Assam. So you have to remember about the golden quadrilateral super highways from Srinagar to Kanyakumari. This is north south corridor. 2 corridors are there. And Porbandar to Silchar, this is east west corridor. And except this, 4 main highways which are connecting 4 metro cities or metropolitan cities of India: Delhi to Mumbai, Mumbai to
Chennai to Kolkata to Delhi. So this is the golden quadrilateral super highways. And now we'll discuss about second type of highways. Second is national highways. National highways. These are the main roads connecting all the states in India. The main flow of national highways are from north to south and east to west. Clear? These highways connect one state to another state. So these are known national highways. These highways are maintained and constructed by CPWD, Central Public Works Department, Central Public Work Department. And NH1 is very important. NH1 you have to remember. It is also known as Sher Shah Suri Marg. Sher Shah Suri Marg, Amritsar to Delhi, NH1. ये this thing you have to remember. आपको इसको याद रखना है. तो नेशनल हाईवेज के बारे में दो तीन चीजें हैं. ओनली इट इज कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय CPWD, राइट. एंड नेशनल हाईवेज कौन से होते हैं? जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करते हैं और अक्रॉस स्टेट्स, कई स्टेट से होके गुजरते हैं, उनको हम नेशनल हाईवेज कहते हैं. जैसे आपने अभी सुना NH8, नेशनल हाईवे 8, जो दिल्ली से और मुंबई तक जाता है. तो बीच में कितने स्टेट्स को क्रॉस करता है? दिल्ली से चल के फिर ये इसमें कुछ पार्ट हरियाणा का आता है, फिर कुछ पार्ट राजस्थान का आता है, राजस्थान से फिर गुजरात में होते हुए फिर गुजरात से महाराष्ट्र में. इस तरह से मेनी स्टेट्स आर कवर्ड बाय द नेशनल हाईवेज. इसी तरह से दूसरे हाईवेज होते हैं, चाहे NH8 है, NH15 है. NH15 ऐसा नेशनल हाईवे जो वेस्टर्न मोस्ट हाईवे है, राइट. वो कहां पे है? थार डेजर्ट एरिया में NH15. याद रखना है, राजस्थान में है NH15. इट इज लोकेटेड इन थार डेजर्ट रीजन, वेस्टर्न राजस्थान. और ये वेस्टर्न मोस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का. ये भी आपको याद रखना है, NH15. आगे चलते हैं, तीसरा हाईवे. थर्ड वन इज स्टेट हाईवेज. स्टेट हाईवेज ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में इनके द्वारा मेंटेन्ड होते हैं और कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. स्टेट हाईवेज कौन से होते हैं? जो स्टेट की कैपिटल को उस स्टेट के मेन सिटीज से कनेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं स्टेट हाईवेज, राइट. और ये हाईवेज स्टेट्स के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज ऑफ द पैसेंजर्स एज वेल एज फॉर द गुड्स, राइट. तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि स्टेट हाईवे जो है PWD इनको मेंटेन करता है. मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन इसके हाथ में होता है. और दूसरी बात जो है, ये स्टेट की कैपिटल को उसके मेन शहरों से जोड़ते हैं. नंबर 4 इज डिस्ट्रिक्ट हाईवेज. ये डिस्ट्रिक्ट हाईवेज या रोड्स कौन से होते हैं? डिस्ट्रिक्ट रोड्स कौन से होते हैं? जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मतलब होता है जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो मेन सिटी है, जहां पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसको डिस्ट्रिक्ट के ही दूसरे टाउन से और विलेजेस से जोड़ता है, उसको डिस्ट्रिक्ट रोडवेज या डिस्ट्रिक्ट हाईवेज कहते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर 5, अदर रोड्स. डिस्ट्रिक्ट रोड्स के साथ में अदर रोड्स भी आते हैं. ये अदर रोड्स कौन से होते हैं? जो रूरल, इनको रूरल और प्राइमरी रोड्स भी बोलते हैं. प्राइमरी रोड्स और रूरल रोड्स. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राइट. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्राइम मिनिस्टर PMGSY, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ये रोड बनाए जाते हैं. ये रूरल सड़कें होती हैं, इनको प्राइमरी रोड भी बोलते हैं. और जैसे डिस्ट्रिक्ट रोडवेज का जो मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जिला परिषद के पास होती है, इसी तरह से अदर रोड्स यानी कि जो रूरल सड़कें होती हैं उनकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, राइट. सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर में बनाए जाते हैं. एंड इट वाज स्टार्टेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो ये आपको याद रखना है. नंबर 6 BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो बॉर्डर रोड्स जो है बनते हैं, बॉर्डर रोड्स
These border roads are constructed and maintained by BRO, Border Road Organization. It was established in 1960. इसमें वो सड़कें होती है जो हमारे बॉर्डर एरिया पे, इंडिया पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर है हमारा, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया भूटान, ये जो बॉर्डर पे जो सड़कें होती हैं ये बनाई जाती है बीआरओ, राइट। जो बीआरओ होता है वो ये सड़कें बनाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको फंडिंग होती है। और ये सड़कें क्यों इंपॉर्टेंट है? टू ट्रांसपोर्ट द सोल्जर्स एंड द कमोडिटीज फॉर द सोल्जर्स इन द पीस टाइम एज वेल इन द वॉर टाइम। तो इसलिए ये सड़कें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा इस 6 टाइप की सड़कें आपको याद हो गई होंगी: गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स। इसके अलावा एक और टाइप हम बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स यूज, राइट। जो कितने क्या उसमें सामान यूज हुआ है बनाने में, तो उनके कंस्ट्रक्शन के बेस पे मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। मेटल्ड रोड्स वो होते हैं जो पक्की सड़कें होती हैं, अनमेटल्ड वो रोड्स होते हैं जो कच्ची सड़कें होती हैं। मेटल रोड की जो एक खासियत है वो ये है कि ये हर मौसम में जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अनमेटल्ड का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक या डिमेरिट है कि वो है कि आप रेनी सीजन में इनका यूज नहीं कर सकते हैं या फिर इनका यूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस डेज दिस इज रेनी सीजन, आप किसी कच्चे रास्ते से जाएंगे और बारिश का मौसम है और वहां पे पानी अगर उसमें जमा हो रखा है तो आपको जाने में वहां पे दिक्कत होगी, हो सकता है आप स्लिप भी हो सकते हैं या आपकी गाड़ी भी वहां पे फंस सकती है। तो अनमेटल्ड रोड जो होते हैं उनकी ये ड्रॉबैक होती है। बट अगर कंस्ट्रक्शन के बेस पे देखें तो ये 2 टाइप के और रोड्स हम बता सकते हैं। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो about roadways transport, the types of transport, and after that why roadways is more important than railways, and then we discussed about the classification or types of the roadways in India. Now we will look in the map about golden quadrilateral super highways and about some main national highways, right? So now you can see in this map we discussed about golden quadrilateral super highways. In the golden color you can see here Delhi to Mumbai, this is National Highway 8 NH8, and then from Delhi to Kolkata NH2, and after that Mumbai to Chennai NH4, Chennai to Kolkata NH5. So this is the golden quadrilateral super highways. अब आपको याद रखना है कि जो नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है वो कहाँ से कहाँ तक है। श्रीनगर से, फ्रॉम श्रीनगर हियर, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर फ्रॉम सिलचर टू पोरबंदर, पोरबंदर इन गुजरात एंड सिलचर इन असम, राइट। तो ये जो दोनों कॉरिडोर हैं ये भी इसी के अंदर आते हैं, इसी प्रोजेक्ट में है। और इसको जो है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनको मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन का काम करती है। इसके अलावा कुछ और आपको इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे दिखा देते हैं मैप में। ये NH15 है जिसके बारे में हमने जिक्र किया, जैसलमेर बीकानेर को जोड़ते हुए, और फजिल, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है क्योंकि वेस्टर्न मोस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट हाईवे NH1 आपको दिखाते हैं। NH1, ये NH1 है जो आपको अमृतसर से, ये दिख रहा है आपको दिल्ली, दिस वन NH1। और NH1A ये इसको कॉरिडोर जो हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसका पार्ट है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा NH7 इम्पोर्टेंट है। NH7 ये कन्याकुमारी से वाराणसी के बीच में NH7 है, और ये सबसे लंबे नेशनल हाईवे का पार्ट है। ये दिस इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, जो NH बाद में इसको 44 बना दिया गया था, तो ये आप याद रखेंगे। तो अब ये जो NH44 है जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी हो गया है। पहले NH7 था जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे था, अब NH7 को NH44 में ऐड करके और ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे बन गया, जिसकी लेंथ जो है वो 3745 किलोमीटर है। अगर आप इसको ऑफिशियली देखेंगे तो जो रनिंग ओवर है श्रीनगर टू कन्याकुमारी, तो ये आप इसमें याद रखेंगे।
इसके अलावा कुछ और नेशनल हाईवेज़ हैं, जैसे NH4 है, NH5 है, NH2, ये तो सारे इम्पोर्टेंट है ही। तो इसके अलावा NH47 ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। दिस इज़ NH47 जो शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है, NH47A। इसकी जो लेंथ है वो 5.9 किलोमीटर है और ये जो है साउथ में है, कोची पोर्ट से लेकर और मराडू तक। मराडू इन कोची सिटी, जो कुंडानूर जंक्शन ऑफ मराडू, ये इसको कनेक्ट करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे हाईएस्ट जो हाईवे की अगर बात करें तो दैट इज़ सिचुएटेड इन लेह लद्दाख। ये मनाली से लेह तक है, लद्दाख के अंदर, मनाली से लेह के बीच में, यहाँ पे जो जोड़ता है मनाली को लेह से, और ये लद्दाख में है। तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊंचाई पर जो लोकेटेड नेशनल हाईवे है। सो दिस वाज अबाउट सम इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवेज एंड इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो वट एवर जो भी टॉपिक इसमें डिस्कस हुए हैं, यू हैव टू रिवाइज दैम। और वीडियो को दोबारा देखें, अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।